तो यार जिनको वांडा विजन से कुछ कंप्लेन था, जैसे कि मैंने कुछ लोगों के कमेंट देखे थे कि भाई ये मार्वल वालों ने क्या बना दिया है, बेसिकली कई व्यूअर्स को मार्वल के शो के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं आ रहा था, तो उनके लिए परफेक्ट शो है फैल्कन इन द विंटर सोल्जर। इसके फर्स्ट एपिसोड से ही ये क्लियर हो जाता है कि एक टिपिकल मार्वल मूवी से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही सेम एक्सपेक्टेशन इस शो से होगा। तो चलो यार और डिले नहीं करते हैं, बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। तो अब सिंस ये शो हिंदी में है तो मैं इसके स्टोरी को तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट हाँ कुछ हिडन डिटेल्स या फिर ऐसे डिटेल्स जो कि आपने मिस कर दिए होंगे उसी पे बात होगी, और मैं अपनी फैन थ्योरीज, अपने एक्सपेक्टेशन ये सब साथ में शेयर करते रहूंगा। अब जैसे कि इसी कैरेक्टर को ले लो, बैट्रॉक द लीपर। अब बहुत लोगों ने इसे पहचान भी लिया होगा लेकिन बहुत लोगों को याद ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इस कैरेक्टर को हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में देखा था, वहाँ इसने शील्ड के शिप लेमोरियन स्टार को हाईजैक कर लिया था, एंड इस शो में भी भाई उसने ऐसा ही कुछ किया, बस अब वो थोड़ा टाइम के साथ अपग्रेड हो गया है और प्लेन हाईजैक कर रहा है। और हाँ विंटर सोल्जर में इसने कैप्टन अमेरिका से भी फाइट किया था, तो हाँ आप इसे एक साइड का मेन कैरेक्टर कह सकते हो जो कि अभी भी जिंदा है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो फैल्कन ने अपने ड्रोन रेड विंग का बहुत यूज किया है इस एपिसोड में। इससे पहले हमने रेड विंग को सिविल वॉर में देखा था। यहाँ ये लेजर वाली फीचर देख के तो मुझे आयरन मैन की याद आ गई थी। बट हाँ अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि कॉमिक्स में भी रेड विंग है, और कॉमिक्स में ये कोई ड्रोन नहीं है बल्कि एक जीता जागता सुपर पावर्ड फैल्कन है जिसके पास टेलीपैथिक पावर्स हैं जो कि उसे कॉस्मिक क्यूब से मिले थे। शो में आपने वॉकिन टॉरस के कैरेक्टर को भी देखा होगा जो कि सैम के साथ काम कर रहा है, मिलिट्री में है और उसका फ्रेंड भी है, और हाँ फ्लैग स्मैशर से पिटा भी है। लेकिन हाँ कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर की एक सिमिलर हिस्ट्री है जैसा कि शो में दिख रहा है, जहाँ फैल्कन के बाद उसका मेंटल इसे मिला था और वो नया फैल्कन बना था। अब देखो यार अगर ऐसा कॉमिक्स में हुआ है तो ये मतलब नहीं है कि शो में भी ऐसा ही होगा, बट हाँ ये वन ऑफ द मेनी पॉसिबिलिटीज हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वन ऑफ द साइड विलन हो सकता है ताकि ऑडियंस थोड़े शॉक में चले जाएं। लेट्स सी क्या होता है। अब विलन्स की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट आते हैं फ्लैग स्मैशर पे, जो कि शो का वन ऑफ द विलन में से है। अब यहाँ ऐसा एक्सप्लेन किया गया है कि फ्लैग स्मैशर एक कोई अकेला बंदा नहीं है बल्कि एक थॉट प्रोसेस है जिसके फॉलोअर्स हैं। ये चाहते हैं पूरा वर्ल्ड यूनाइटेड हो विदाउट एनी बॉर्डर्स। उनका मानना है कि ब्लिप के पहले जब आधे लोग चले गए थे तो वो वर्ल्ड ज्यादा बेटर प्लेस था, मतलब कि हाँ जो थैनोस सोचता है वही ये लोग भी सोचते हैं। बट हाँ जैसा फर्स्ट एपिसोड में दिखा उसको देखकर यही लग रहा है कि इसका लीडर ये हो सकता है, एंड इसके पावर्स वैसे ही लग रहे हैं जैसे इसको भी सुपर सोल्जर सीरम मिला हो। वैसे मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है कि किन किन कैरेक्टर्स ने एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम लिया है और उससे उनको सुपर पावर्स मिले हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है। लेकिन हाँ अब ऐसा लग रहा है कि इसके काउंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको सुपर सोल्जर सीरम मिला था। एंड हाँ वन मोर थिंग, यहाँ जिसे फ्लैग स्मैशर का लीडर दिखाया गया है वो एक लड़की है और उसका नाम कार्ली है। ये बहुत पहले ही रिवील हो चुका था और एक्ट्रेस एरिन केलीमैन ने ये रोल प्ले किया है। बट हाँ कॉमिक्स में ये कैरेक्टर मेल था जिसका नाम कार्ल था, कार्ली नहीं। एंड हाँ वहाँ फ्लैग स्मैशर नाम का कोई ग्रुप नहीं बल्कि वो एक अकेला इंडिविजुअल था। तो यार अब बात करते हैं स्टीव रॉजर्स की। तो फर्स्ट एपिसोड में ये तो कंफर्म हो गया कि स्टीव रॉजर्स के बारे में जनरल पब्लिक को कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, बहुत कम लोग ही जानते हैं। और हाँ फैन थ्योरी सिर्फ हम लोग नहीं बना रहे हैं, इस शो के अंदर भी बन रहे हैं, जहाँ ये मेंशन किया गया कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीव मून पे बने एक बेस पे है। हाँ सुनने में ये बस एक जोक के जैसा लगता है, लेकिन कॉमिक्स में ऐसे बहुत से मिशंस हो चुके हैं जहाँ अवेंजर्स ने स्पेस से सब कुछ कंट्रोल किया है। सीक्रेट अवेंजर्स की स्टोरी लाइन में एक ऐसा ही बेस था जिसका नाम लाइट हाउस था, जो कि मून के बहुत पास था। और अगर डायरेक्टली मून पे बने बेस की बात करें तो ये सब जानते हैं कि मून पे किसका बेस है, इनह्यूमंस का। तो क्या ये इनह्यूमंस को लेकर एक ईस्टर एग है? आप ही लोग कमेंट में बताओ। वैसे इस एपिसोड में वॉर मशीन यानी कि रोडी का भी अपीयरेंस हुआ है, जो कि सैम को समझाने की कोशिश करता है। बट हाँ एज एन इंडिविजुअल कैरेक्टर रोडी का इस शो में कितना रोल होगा ये बताना मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वॉर मशीन की प्रॉपर एंट्री यहाँ करवाया जाएगा। बट हाँ हम सब जानते हैं कि आर्मर वॉर्स नाम की एक सीरीज भी आने वाली है जिसमें वॉर मशीन का एक कैरेक्टर मेन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इस शो में वॉर मशीन को बस टीज किया जाए, मे बी ऐसा कोई सीन हो जहाँ वो स्टार्क के बनाए आर्मर्स को देख रहा हो, स्टार्क इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा हो, वैसा कुछ, जिससे कि आने वाली सीरीज आर्मर वॉर्स का एक हाइप क्रिएट हो सके अभी से ही। अब थोड़ी बात हो जाए बकी बार्न्स की। तो चलो ये अच्छा है कि बकी अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, भले ही अपने मन से नहीं, उसे फोर्सफुली गवर्नमेंट के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। एंड इफ उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर लीगल एक्शन लिए जाएंगे। एंड ये ऑब्वियस भी था क्योंकि बकी डायरेक्टली हाइड्रा से कनेक्टेड था एंड ऑलमोस्ट 90 इयर्स तक वो उनके लिए ही काम करता था।
तो हाँ, एज पर हिज अमेंड्स, इफ वो कोई लीगल इशू से बचना चाहता है तो इसे इस थेरेपी के थ्रू जाना होगा और एक सिविलियन लाइफ जीना होगा। बट ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं कर रहा, जैसा हमने शो में देखा ही। और भी इस कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ रिवील हुआ, जैसे कि उसके पास एक लिस्ट है जिसमें हाइड्रा के एजेंट्स के नाम हैं और उन फैमिलीज के नाम हैं जिसे कि उसने कभी हार्म पहुंचाया हो। तो बस वो सीक्रेटली अपने इसी लिस्ट पे काम कर रहा है, हाइड्रा के एजेंट्स को पकड़वा रहा है एंड फैमिलीज को हेल्प कर रहा है। और यहाँ क्लियरली जीमो का भी नाम है, जो कि इस शो में वन ऑफ द मेन विलन भी है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बकी उसके साथ क्या करता है। वैसे अगर सिर्फ लिस्ट पे आए तो आपको याद ही होगा कि स्टीव रॉजर्स के पास भी ऐसा ही एक सिमिलर लिस्ट था, लेकिन हाँ, उसका मोटिव बिल्कुल अलग था। और हाँ, उसके थेरेपी सेशन से ये भी पता चला कि सैम उसको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट बकी किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है और अभी भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं, बेसिकली उसके मेमोरीज विंटर सोल्जर के टाइम के। देन हाँ, इस शो में एक न्यू कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया, सैम की बहन सैरा विल्सन को। वैसे कॉमिक्स में भी सैरा विल्सन एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ स्टोरी लाइन बिल्कुल ही अलग लग रही है। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे उनका फैमिली बिजनेस बंद होने को है एंड फैल्कन के पास इतने टाइम से अवेंजर्स में होने के बाद भी इतने पैसे नहीं है कि वो उनकी हेल्प कर पाए। यहाँ ये भी रिवील होता है कि अवेंजर्स होने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई पैसे ही पैसे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आम लोगों के डोनेशन पे डिपेंडेंट होते हैं एंड बहुत सारे मिशन को बिना किसी पैसों के ही कर देते हैं। लेकिन पहले ये भी रिवील हो चुका है कि टोनी स्टार्क अवेंजर्स को स्पॉन्सर करता था। मैंने सुपर क्यूएनए के एक एपिसोड में बताया भी था, बट आई थिंक अब ऐसा नहीं है। Actually, he's the boss. I just pay for everything and design everything and make everyone look cooler. अब अगर आपको भर भर की ईस्टर एग और रेफरेंसेस चाहिए तो हमें वापस आना होगा कैप्टन अमेरिका एग्जिबिट में। तो ये एग्जिबिट आपने पहले भी देखा होगा, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में स्टीव यहाँ खुद आए थे एंड अभी भी यहाँ उतने चेंजेस नहीं हैं। सेम फोटोज अभी भी हैं जैसे कि विंटर सोल्जर के टाइम पे थे। हाँ, टाइम के साथ यहाँ ऑब्वियसली कुछ ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ आप सोकोविया अकॉर्ड्स देख सकते हो, जिससे कि पूरा का पूरा सिविल वॉर हुआ था। देन कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट बाइक भी यहाँ पे है एंड इसी बाइक पे कैप्टन ने अपने फर्स्ट मिशन पे हाइड्रा बेस में अटैक किया था। देन बाइक के आसपास भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि स्टीव के ट्रेनिंग के टाइम के हेलमेट्स या फिर पुराने कॉमिक्स जो कि कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर्स में दिखाए गए थे। एंड ऐसी और भी कई चीजें यहाँ पे हैं जो कि डायरेक्टली स्टीव से कनेक्टेड हैं। देन इस सेक्शन में बहुत कुछ मेंशन है, जैसे कि द ब्लिप मतलब कि हल्क के स्नैप के बाद वाला इवेंट, द वैनिश्ड थैनोस के स्नैप के बाद वाला इवेंट एंड ये फोटो जहां आप क्यू शिप देख सकते हो जो कि हमने लास्ट इन्फिनिटी वॉर में देखा था। फिर आप शील्ड का लोगो, हाइड्रा का लोगो एंड कई सारे पुराने फोटोज जो कि हमें कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी में दिखे थे। बेसिकली आप वो पूरा सीक्वेंस ही पॉज करके देख सकते हो, बहुत कुछ दिखेगा। अब कैप्टन अमेरिका की हिस्ट्री की बात हो ही रही है तो आते हैं न्यू कैप्टन अमेरिका पे। शो एंड होने से जस्ट पहले हमें इंट्रोड्यूस किया गया न्यू कैप्टन अमेरिका, जिसको कि एक्टर यार्ड रसल प्ले कर रहे हैं। वैसे टू बी ऑनेस्ट इस कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देख के मुझे तो बड़ा ही बेकार लगा। मुझे क्या, सैम का भी सेम रिएक्शन है। ऑब्वियसली वो नहीं चाहता कि कोई और स्टीव रॉजर्स की जगह ले, बट हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कॉमिक्स में भी यूएस एजेंट या फिर जॉन वॉकर नाम का एक कैरेक्टर है जिसने कि स्टीव रॉजर्स की जगह ली थी, जिसका इंट्रोडक्शन एज अ सुपर विलेन ही हुआ था, बट लेटर वो एक सुपर हीरो बन गया। तो देखो यहाँ एमसीयू में इस कैरेक्टर का यूज कैसे किया जाता है। मैं तो श्योर हूँ कि भाई कैप्टन अमेरिका का टाइटल इससे छिन जाएगा शो एंड होते होते। तो यार ये था फैल्कन इन द विंटर सोल्जर का मेरा ब्रेकडाउन। ओवरऑल पूरे एपिसोड की बात करें तो हाँ, फर्स्ट एपिसोड इस सीरीज को अच्छे से एस्टेब्लिश करती है, लेकिन हाँ, ऐसा कोई शॉकिंग एलिमेंट फर्स्ट एपिसोड में नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे आप लोग कमेंट में बताओ कि नए कैप्टन अमेरिका पे आपके क्या थॉट्स हैं, क्या रिएक्शन है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड ऑब्वियसली सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन भी आएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। वांडाविजन का हर एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर क्लिक करें एंड स्नाइडर कट का रिव्यू देखने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।